नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है, जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अदिति है और मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे बामनवास की रहने वाली हूं। आज मैं आप लोगों को अपनी लाइफ से जुड़ी हुई एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में बताने वाली हूं, जिसके बारे में सुनकर आप लोगों का भी डर के मारे कलेजा दहल उठेगा। दरअसल मेरे साथ ये सब कुछ तब हुआ था जब मेरी नई नई ही सगाई हुई थी। मेरे घर वालों ने अपनी मर्जी से छानबीन कर मेरा रिश्ता तय किया था, और जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय हुआ था उसका नाम विकास था। वो पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर था। हर लड़की की तरह शादी को लेकर मेरे भी बहुत सारे अरमान थे, बहुत सारे सपने थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन्हीं सुनहरी यादों में कुछ ऐसी काली और डरावनी यादें भी जुड़ जाएंगी जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जब मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करके आए और हम सबको बताया तो हमें भी बहुत खुशी हुई थी। हमारे समाज में लड़के लड़की आपस में एक दूसरे को नहीं देखते हैं। घर वाले अपनी ही मर्जी से लड़के वालों के यहाँ जाकर कुछ शगुन के तौर पर पैसे वगैरह देकर रिश्ता तय करते हैं, और यही सब कुछ उन्होंने किया था। उस रात हमारे पड़ोस में जो मेरी भाभियों थी, मेरी सहेलियों थी, सब मेरे पास बैठकर मुझसे मजाक कर रही थी। ऐसे में वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। सारे घर वाले सो गए थे और हम बैठकर बस बातें ही कर रहे थे। तभी एक भाभी बोली, अब चलना चाहिए हमें, सुबह होते ही घर का बहुत सारा काम भी तो करना है। उसके बाद वे सभी अपने घर चली गई और मैं भी आंगन में से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मुझे आवाज लगाई हो। ये सुनकर मैं पीछे की तरफ देखा तो न कोई मुझे दिखाई दिया, न किसी की आवाज सुनाई दी। ऐसे में लगा शायद पड़ोस में से ही कोई भाभी या मेरी कोई सहेली कुछ कह रही होगी। ये सोचकर ज्यादा इस बात पर ध्यान दिए बिना ही अपने कमरे में मैं सोने के लिए चली गई। उस वक्त तक मेरे सभी घर वाले सो चुके थे। अब मैं भी कमरे में जाकर अपने पलंग पर लेट गई थी। मेरे ही पास में मेरी छोटी बहन और दूसरे पलंग पर मेरी माँ भी सो रही थी। अपनी शादी के बारे में मैं सुनहरे सपने संजोने लगी। उस रात तो जैसे खुशी के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी मुझे प्यास लगी तो मैं उठकर पास में ही जो किचन था वहां पर पानी पीने चली गई। जब मैं पानी पी रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। ये महसूस होते ही मैंने हड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। ये देखकर शायद मेरे मन का भ्रम होगा। ये सोचकर मैं फिर से पानी पीने लगी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास में खड़े होकर तेज तेज सांस ले रहा है। उसके सांस लेने की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही थी। अब तो मैं डर गई। हड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तो अब मैं जल्दी से पानी पीकर भागते हुए अपने कमरे में आ गई और सोने के लिए पलंग पर लेट गई थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वहीं जो कुछ मेरे साथ रसोई में हुआ था उन बातों पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपनी शादी के बारे में सोचने लगी। हर लड़की की तरह उस वक्त मैं अपनी शादी के सपने सजा ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की में होकर मुझे घूर रहा है। अब मैंने हड़बड़ाते हुए खिड़की की तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। रात भी काफी हो चुकी थी। ऐसे में सोने की कोशिश करते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने मेरे कान में कुछ कहा। यह महसूस होते ही मैंने आंखें खोलकर देखा। जब कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में लगातार कुछ बोलते जा रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। अब हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे घर की छत पर कोई भाग रहा है। किसी के भागने की कदमों की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी।
ये सुनकर एक पल के लिए मैं डर गई। फिर अपने आप से बोली, कुछ नहीं, शायद कोई कुत्ता बिल्ली होगा। ये सोचकर इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए अब मैं फिर से सोने के लिए लेट गई। अभी मुझे नींद आई ही थी कि तभी मुझे अपने सीने पर भारीपन सा महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है। ये महसूस होते ही मैंने आंखें खोलकर देखा तो अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा उसे देखकर तो सच बताऊं तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गई। मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरे सीने पर दुल्हन के जोड़े में एक औरत बैठी हुई थी और गुस्से में मुझे घूरते जा रही थी। वो बड़ी ही डरावनी थी। उसकी आंखों की पुतली पूरी तरह सफेद थी, उसका चेहरा भी पूरी तरह सफेद था। वो गुस्से में मेरी तरफ घूरते हुए देखने लगी। ये देखकर मेरी तो सांसें ही गले में अटक गई। मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि चिल्ला भी नहीं सकती थी। तभी वो औरत गुस्से में मेरी तरफ देखकर भयानक आवाज में बोली, न करो ये शादी, वरना अपनी जिंदगी से जाओगी। उसने ये सब कुछ जिस तरह कहा था वो हमारी साइड की भाषा नहीं थी। वो थोड़ी भोजपुरी टाइप में ऐसा कुछ बोल रही थी। मैं तो बस घबराते हुए उसे देख रही थी। तभी उस औरत ने फिर गुस्से में कहा, सुनाई दिया ना, अपनी जान बचाना चाहती हो तो मत करो ये शादी। ये सुनकर मैं घबरा गई और फिर मुझ पर एक नशा सा छा गया और कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में सो गई थी। जब सुबह मेरी नींद खुली तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कोई डरावना सपना देखा था या फिर वो मेरे लिए कोई भ्रम था। फिर मैंने सोचा, शायद कोई डरावना सपना देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। और वैसे भी अपनी शादी के बारे में सुनकर मैं इतना ज्यादा सोच रही थी तो ऐसे ही कोई सपना आ गया होगा। ये सोचकर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शायद इस बात पर ध्यान न देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आज सोचती हूं कि अगर उस बात पर ध्यान देकर मैं अपने घर वालों को सब सच बता दिया होता तो शायद मेरे साथ में सब कुछ ना हुआ होता जो हुआ था। वही उस वक्त रात की बात को नजरअंदाज करके उसे मन का भ्रम और एक सपना समझकर मैंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब मेरे घर वाले पंडित जी के यहाँ पर गए और उन्होंने शादी का मुहूर्त भी निकलवाया। शुभ मुहूर्त लगभग 20 दिन बाद का ही निकला था। ऐसे में इतनी जल्दी शुभ मुहूर्त देखकर घर वाले अब ये सोचकर परेशान थे कि इतनी जल्दी शादी की तैयारी पूरी तरह कैसे होगी। लेकिन फिर इससे अच्छा और कोई मुहूर्त नहीं था, इसलिए वे लोग शादी की तैयारी में जुट गए थे। सारा दिन तो इसी तरह निकल गया था। कल जो कुछ मेरे साथ हुआ था उस बात को भी लगभग मैं बुरा सपना समझकर भूल ही गई थी। रात को लगभग 12 बजे के आसपास तक मैं और मेरी बहन बातें करते हुए सो गए थे। मैं अभी गहरी नींद में सोई रही थी कि तभी मुझे घुटन सी महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे मेरा गला किसी ने दबा दिया हो, मेरे गले में कोई फांसी का फंदा हो, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। ये देखकर मैं तड़पने लगी और हड़बड़ाते हुए मैं आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरा दुपट्टा मेरे गले के चारों तरफ लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जबरदस्ती मेरे दुपट्टे से मेरे गले में फांसी का फंदा लगाने की कोशिश कर रहा हो। अब मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने गले से अलग किया और उसे एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर फेंक दिया। परंतु मैं डर रही थी। ऐसे में अपने कमरे में चारों तरफ मैं घबराते हुए देखने लगी तो मुझे कमरे की खिड़की से बाहर एक काला साया दिखाई दिया, लेकिन जो पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन है। बस ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई खड़ा है। ये महसूस होते ही मैं घबराते हुए उस तरफ देखने लगी और फिर जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन घबराते हुए नींद भी नहीं आ रही थी। ऐसे में अपने आप से मन ही मन में बातें करते हुए कह रही थी, कुछ नहीं है, मन का भ्रम है और कुछ नहीं है। ये सोचते हुए कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई और फिर मैं गहरी नींद में सो गई। जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तो मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे चेहरे पर कुछ टपक रहा है, किसी चीज की बूंदें गिर रही हैं, जिसका गीलापन भी मुझे महसूस हो रहा था। ये महसूस होते ही मैंने हड़बड़ाते हुए आंखें खोली तो मेरे होश उड़ गए। मेरे ऊपर एक औरत फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी, साथ में उसके दोनों हाथों की कलाइयां भी कटी हुई थी, जिनसे खून निकलकर मेरे चेहरे पर टपक रहा था। अब यह देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। तभी उस औरत ने गुस्से में घूरकर मेरी तरफ आंखें खोलकर देखा ही तो वो वही औरत थी जो कल मुझे दिखाई दी थी और जिसे मैंने बुरा सपना समझा था। वो बड़ी ही डरावनी और भयानक लग रही थी। तभी उस औरत का धीरे धीरे पूरा शरीर बदलने लगा।
जो जगह जगह से काला पड़ गया था। साथ में उसकी आंखों की पुतली भी अब पूरी तरह सफेद हो गई थी। ये देखकर मैं घबराते हुए चिल्लाने लगी तो मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन की भी नींद खुल गई। वे दोनों भागते हुए मेरे पास आई और मुझे संभालते हुए बोली, क्या हुआ? तो मैंने घबराते हुए ऊपर छत की तरफ देखा, परंतु अब वो औरत मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब मैं घबराते हुए कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस चारों तरफ देख रही थी। ऐसे में मेरी हालत देखकर मेरी मम्मी बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा? लेकिन घबराहट की वजह से मैं तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरी मम्मी ने भी समझा कि शायद मैंने कोई डरावना सपना देखा होगा, इसलिए मुझे समझाकर वापस सुलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन मुझे तो डर की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। मैं अपनी मम्मी को जो कुछ हुआ था वो सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन जैसे आवाज गले में ही अटक गई थी, इसलिए डरते हुए मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी मम्मी बार बार कह रही थी, बेटा डरावना सपना देखा होगा, सो जाओ, कुछ नहीं है हमें ना। और फिर मैं सोने के लिए लेट गई। मुझे इस तरह सोते देखकर मेरी बहन और मेरी मम्मी भी अपने अपने पलंग पर जाकर सो गई थी। कुछ ही देर में मुझे नींद भी आ गई। ऐसे में धीरे धीरे रात निकल गई। सुबह मेरे साथ जो कुछ रात को हुआ था उन सबको याद करके मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मेरी मम्मी और मेरी बहन को लग रहा था कि शायद डरावने सपने की वजह से मैं कुछ ज्यादा ही घबरा गई हूँ। ऐसे में वो हंसते हुए भी मजाक बना रही थी कि दीदी अभी तो ससुराल गई नहीं, उससे पहले ही ये हाल है कि जरा सी सपने से ही डर गई। जब ससुराल जाओगी तो आगे क्या होगा? ऐसे डरावने सपने तो आते ही हैं। तभी मेरी मम्मी बोली, जरूर सासू माँ ने डांट लगाई होगी सपने में। ये कहते हुए वो हंस रही थी। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मुझ पर क्या गुजर रही हैं और इस समय मैं क्या महसूस कर रही हूं। उस वक्त शायद वे दोनों मेरी बात ना समझ पाएंगी। ये सोचकर बिना कुछ कहे ही मैं अपने कमरे में आ गई। तभी मेरी एक सहेली आ गई। हम दोनों बातें करने लगे। कुछ देर तक बातें करते रहे। उसके बाद जब वो अपने घर चली गई तो मैं खाना खाने के लिए बाहर चली गई। मैंने खाना खाया, उसके बाद आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई थी। कल रात को मैं ठीक तरह से नहीं सो पाई थी, जिसकी वजह से खाना खाने के कुछ देर बाद ही मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद में सो गई। जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे हवा में चारों तरफ मेरी खाट घूम रही है। ये महसूस होते ही घबराते हुए मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सच में मेरी खाट चारों तरफ ही घूम रही थी। ये देखकर मैं घबरा गई और चारों तरफ देखने लगी तो वहीं पर डरावनी दुल्हन एक कोने में खड़ी मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराती जा रही थी और फिर मेरे पास आकर थोड़ी भोजपुरी और थोड़ी हिंदी मिलीजुली भाषा में बोली, वो तोहर भरतार ना बन सकी, वो हमारा भरतार हैं। अब ये सुनकर मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये ऐसा क्यों बोल रही हैं। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके सामने कुछ बोल सकूं। इतना ज्यादा डर रही थी कि लग रहा था कि अभी बेहोश हो जाऊंगी। तभी किसी के आने की आहट हुई तो उस औरत ने गुस्से में मेरी तरफ देखा और मैं नीचे अपनी खाट के साथ ही गिर गई। ऐसे में खाट का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी जरूर थोड़ी चोट लग गई थी। मेरी मम्मी वहां पर आई और मुझे इस तरह घबराई देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? तो मैं रोते हुए उनके गले लग गई। उस वक्त मुझे घबराए देखकर मेरी मम्मी भी हैरान रह गई। वो बार बार पूछ रही थी कि आखिर बात क्या है, मैंने कोई डरावना सपना देखा है, कुछ हुआ है क्या? तो बड़ी हिम्मत करके हड़बड़ाते हुए मैं बोली, वो मुझे मार डालेगी मम्मी, वो मुझे मार डालेगी। बस यही बोलते जा रही थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे कुछ और बोल सकूं या कुछ और बता सकूं। मुझे बार बार ये कहते हुए देखकर अब मेरी मम्मी हैरानी से बोली, कौन बेटा? तो मैं घबराते हुए कुछ नहीं बोली तो मेरी मम्मी बोली, घबराओ मत बेटा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, बताओ। तब बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके हड़बड़ाते हुए मैं बोली, पता नहीं कौन दुल्हन है, मुझे दिखाई देती है। ये कहते हुए अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोली, वो कोई जिंदा नहीं है, ऐसा लगता है जैसे किसी दुल्हन की आत्मा है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन मेरे पीछे क्यों पड़ी है मम्मी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अभी जिस दिन से मेरा रिश्ता हुआ है उसी दिन से दिखाई देने लगी हैं। बस इतना ही मैं बोल पाई थी, इससे आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी कि उस दुल्हन ने मुझसे क्या कहा था। जैसे मेरी तो आवाज गले में ही अटक गई हो। उस वक्त मेरी बातें सुनकर, मेरी हालत देखकर मेरी मम्मी को लग रहा था कि शायद मैंने कोई डरावना सपना देखा है या किसी की बुरी नजर मुझे लग गई है, इसलिए मैं इतना ज्यादा डर रही हूं
तो वो मुझे समझाते हुए बोली, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कोई डरावना सपना देखा है और कुछ नहीं है। देखो कमरे में तो कोई नहीं है। लेकिन मैं तो घबराते हुए कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। ऐसे में मेरी मम्मी ने बड़ी मुश्किल से मुझे हिम्मत दी, लेकिन अब तो एक पल भी मुझे अकेले रहते हुए डर लग रहा था। ऐसे में मेरी मम्मी को भी मेरी चिंता सता रही थी। जिस तरह की मेरी हालत थी उसे देखकर उन्हें लग रहा था कि पता नहीं मैं क्यों डरावने सपने देख रही हूं। कहीं किसी की बुरी नजर तो मुझे नहीं लग गई है। ये सोचते हुए उन्हें भी मेरी चिंता थी। आखिर मेरी शादी जो होने वाली थी, इसलिए मेरी मम्मी का मानना था कि ऐसे वक्त में बुरी नजर जल्दी लग जाती है। ये सोचकर तभी मेरी मम्मी शाम को ही मेरे पापा से कहकर पास के ही मंदिर में जाकर बालाजी बाबा के नाम का एक ताबीज बनवाकर मेरे गले में पहना दिया, ये कहकर कि बेटा इससे तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, साथ में तुम्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। ये सुनकर सच बताऊं तो मुझे भी एक तसल्ली सी हुई और अब मुझे भी भरोसा हो गया था कि देवी माँ मुझे कुछ नहीं होने देगी। लेकिन घबराहट तो अब भी हो रही थी। धीरे धीरे शाम हो गई तो फिर हम सब लोगों ने साथ में खाना खाया। घर वाले मेरी शादी की तैयारी में लगे हुए थे। ऐसे में सब लोग इस बारे में बातें करने लगे, लेकिन पता नहीं क्यों अब भी बार बार वही दुल्हन मेरे दिलो दिमाग में घूम रही थी। मैं ना चाहते हुए भी उसके बारे में ही सोचते जा रही थी। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। ऐसे में कभी मेरा मन करता कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो दुल्हन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बार बार वही बात मेरे दिमाग में घूम रही थी जो उस दुल्हन की आत्मा ने मुझसे कही थी, लेकिन अपने घर वालों के सामने बोलने की और उनके फैसले के खिलाफ जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। ऐसे में चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। कभी लग रहा था कि जिस लड़के से मेरा रिश्ता होने वाला है, कहीं सच में ही वो डरावनी दुल्हन की आत्मा उसकी बीवी तो नहीं थी। नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे घर वालों को भी तो कुछ पता चलता, और फिर भी उस दुल्हन की आत्मा मुझसे भाषा भी तो थोड़ी अलग बोल रही है। ऐसे में कहीं किसी दूर की लड़की के साथ उसका कोई संबंध तो नहीं था जिसकी वजह से उसकी आत्मा मुझे परेशान कर रही है। ऐसी तरह तरह की उल्टी सीधी बातें मेरे दिलो दिमाग में आ रही थीं और मैं एक कोने में बैठी इन्हीं सब के बारे में सोचकर घबराते जा रही थी। मेरी मम्मी को तो लग रहा था कि शायद मैंने डरावने सपने देखे हैं जिसकी वजह से डर रही हूं। मेरी बहन ने भी मुझसे पूछा था कि आखिर बात क्या हुई है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे सच बता सकूं। अब जैसे जैसे रात ज्यादा होने लगी तो फिर हम अपने कमरों में सोने के लिए आ गए थे, लेकिन मुझे तो अब ये सोचकर सोते हुए भी डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। उस वक्त मेरी बहन मुझसे बात कर रही थी, लेकिन मैं घबराहट की वजह से ज्यादा कुछ नहीं बोली। बस थक गई हूं, नींद आ रही है, ये कहते हुए दूसरी तरफ मुंह करके करवट लेकर सोने के लिए लेट गई। तो फिर मेरी बहन भी सो गई थी। धीरे धीरे रात गुजरने लगी। ऐसे में सभी घर वाले सो गए, पर मैं घबराते हुए सो नहीं पा रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब वो दुल्हन की आत्मा फिर मेरे पास आएगी। तो अपने गले में जो ताबीज था उसे हाथ में लेकर बालाजी बाबा का ध्यान करते हुए मैं सोने की कोशिश करने लगी। फिर धीरे धीरे मैं सो गई। जब मैं सो रही थी तो मुझे कुछ आहट महसूस हुई। नींद में होने की वजह से मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे कमरे में बैठकर कोई बहुत तेज आवाज में रो रहा है। जैसे ही मैंने ये आवाज सुनी तो मैं हड़बड़ा गई। अब बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन आंखें खोलने की और कुछ देखने की हिम्मत नहीं थी। परंतु जब वो आवाज और तेज तेज आने लगी तो अब मुझसे रुका नहीं गया। ऐसे में मैंने घबराते हुए आंखें खोली तो देखा मेरे कमरे की खिड़की से एक काला धुआं निकलकर कमरे के अंदर आया और फिर वो काला धुआं एक साए में बदलने लगा। ये देखकर मैं घबराते हुए उस तरफ देख रही थी कि मैंने देखा कि कुछ ही देर में वो काला धुआं पूरी तरह एक साए में बदल गया था। अब मुझे वो साया किसी और का नहीं, उसी डरावनी दुल्हन का नजर आ रहा था। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगी। वो दुल्हन अब बड़ी डरावनी नजर आ रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे, पूरे बाल उलझे हुए थे, आंखों की पुतली लाल कलर की थी। वो गुस्से में मेरी तरफ घूरते जा रही थी। हाथों के नाखून काफी बड़े हुए थे, साथ में दोनों हाथों की कलाइयों से खून टपक रहा था और गले पर भी एक गहरा निशान था। उसका इतना डरावना चेहरा देखकर सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ही देर में बेहोश हो जाऊंगी। वो गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए बढ़ने लगी।
ये देखकर मैं थर थर कांपने लगी थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आवाज गले से बाहर ही नहीं निकल रही है। सोचने समझने की शक्ति भी अब जैसे ही मुझ में नहीं बची है। घबराते हुए कभी उस डरावनी दुल्हन की तरफ देखती तो कभी अपनी मम्मी और बहन की तरफ देखती, जो गहरी नींद में सो रही थी। उन्हें शायद उस दुल्हन के आने की, उनके चिल्लाने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो दुल्हन जिसके पैर भी जमीन पर नहीं टिक रहे थे, रोबोट की तरह चलते हुए मेरे पास आई। फिर गुस्से में बड़ी ही भयानक आवाज में बोली, मना किया था ना। ये कहते हुए मेरी तरफ तभी उसने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो देखते ही देखते उसका हाथ काफी लंबा हो गया। वो मेरा गला पकड़ने को हुई थी कि अचानक उसे एक झटका लगा और वो चिल्लाते हुए पीछे की तरफ हट गई। वो झटका उसे डरावनी दुल्हन का हाथ मेरे गले में बंधे हुए ताबीज से टकरा जाने की वजह से लगा था। बालाजी बाबा के ताबीज की वजह से बिजली का झटका लगा था। ये देखकर अब वो गुस्से में मुझे घूरने लगी। फिर भोजपुरी भाषा में वही शब्द वापस चिल्लाने लगी कि मैं शादी ना करूं तो बेहतर है, वरना वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये कहते हुए चिल्लाते हुए वहां से काले धुएं में बदलकर चली गई। ये देखकर अब मैं बालाजी बाबा का ताबीज अपने हाथ में लेकर थर थर कांपने लगी थी। लेकिन अब इतना तो भरोसा हो गया था कि जब तक मेरे गले में ये ताबीज है, बालाजी बाबा मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। परंतु डर की वजह से अब मैं सो नहीं पा रही थी। सारी रात घबराते हुए करवट लेते हुए बदल गई। एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजरा था। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर रही थी, मुझसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। मैं अपनी मम्मी को जगाकर सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो भी परेशान हो जाएगी और उसकी नींद क्यों खराब करूं, ये सोचकर मैंने किसी को नहीं जगाया। बड़ी मुश्किल से मैंने वो रात गुजारी थी। इसी तरह सुबह हो गई थी। धीरे धीरे दिन निकलने लगा। घबराहट की वजह से अब तो मुझे कहीं पर भी अकेले रहते हुए या कहीं अकेले जाते हुए भी डर लग रहा था। हर कोई मुझे परेशान देखकर यह सोच रहा था कि शायद इतनी जल्दी शादी होने की वजह से अपने घर वालों को छोड़कर जाने की मुझे तकलीफ हो रही है। परंतु अब वो डरावनी दुल्हन मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। फिर रात को जब मैं सोने अपने कमरे में गई तो मुझे कल की बात याद करके घबराहट होने लगी। परंतु उस रात भी उस दुल्हन ने ना मुझे परेशान किया, ना मुझे दिखाई दी। शायद कल जो कुछ हुआ था, बालाजी बाबा से डर कर वो मेरे पास नहीं आ पाई थी, परंतु घबराहट मुझे हो रही थी। धीरे धीरे इसी तरह दिन निकलने लगे। अब वो डरावनी दुल्हन मुझे ना तो दिखाई देती, ना मुझे परेशान करने की कोशिश करती थी। ये देखकर अब मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं कुछ बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और शायद वो लोग मेरी बात पर यकीन भी ना करते। ऐसे में इन सभी डरावनी बातों को मैं भूलने की कोशिश करती, परंतु भूल नहीं पा रही थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया था जब मेरी शादी होने वाली थी। बारात के आने की घर में तैयारी होने लगी, जिसकी वजह से पूरे घर में चहल पहल मची हुई थी। रिश्ते में मेरी भाभी बहन लगने वाली औरतें आ गई थीं, साथ में मेरी कई सारी सहेलियां भी आ गई थीं। तभी बारात आ गई और दूल्हे वालों की तरफ से जो मेरा सगुन का सामान, कपड़े वगैरह आए थे, वो अब मेरे कमरे में आ गए थे। अब सभी मुझे दुल्हन की तरह तैयार करने लगी थी। उस वक्त जब मैं दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी, न तो मेरा भी ध्यान नहीं था और मुझे कपड़े पहनाते हुए बार बार बालाजी बाबा का ताबीज जो मेरी गले में था, वो मेरे कपड़ों में उलझ रहा था, जिसकी वजह से मेरी भाभी ने उसे खोलकर एक तरफ रख दिया और वो कपड़े भी मुझे पहना दिए थे। मैं दुल्हन की तरह तैयार हो गई थी, लेकिन फिर से उसका बीच को करना भूल गई थी। वही जब मेरी भाभी, मेरी सहेलियों, रिश्ते में जो मेरी बहनें थीं, तब मुझे अपने साथ वरमाला के लिए लेकर जाने लगी, तो पीछे से ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी हो, बड़ी ही डरावनी और भयानक आवाज में, जैसे कोई मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। यह महसूस होते ही मैंने घबराते हुए पीछे की तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसे में सोचा होगा कोई। मुझे सोच में डूबा देखकर मेरी एक भाभी बोली, क्या हुआ? तो मैं बोली, कुछ नहीं। और इस बात को नजरअंदाज करते हुए मैं उनके साथ चली गई। मेरी भाभियों मुझे पकड़कर मेरी सहेलियों के साथ बाहर आंगन में लाई, जहां पर मंडप लगा हुआ था। तभी जैसे ही मैं वहां पहुंची तो घूंघट किए हुए थी। घूंघट में से भी मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैं अपनी नजरें नीचे किए हुए थी, लेकिन फिर भी थोड़ा नजर ऊपर करके कभी कभी सामने की तरफ देख लेती थी
कि तभी अचानक मुझे वही दुल्हन शादी का जोड़ा पहने हुए मेरी आंखों के सामने खड़ी दिखाई दी। तो मेरे तो होश उड़ गए। मैं घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगी और रुक गई। तो मेरी एक भाभी बोली, क्या हुआ? ये सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा और फिर उस दुल्हन की तरफ देखा, परंतु वो अब मुझे नजर नहीं आ रही थी। शायद मेरे मन का भ्रम है। ये सोचकर मैंने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी घबरा रही थी। अब वरमाला की रस्म में निभाई गई। उसके बाद में सब लोगों ने खाना खाया। मैं भी अपने कमरे में थी। मुझे भी अपनी भाभीयों ने खाना खिलाया था। फिर फेरों की रस्म शुरू होने वाली थी। ऐसे में जब मैं फेरों के लिए बाहर आंगन में आई तो मेरी नजर मंडप की तरफ गई, जहां पर मैंने देखा कि मेरे दूल्हे के पास में एक दुल्हन बैठी हुई है। ये देखकर मैं घबरा गई। तभी उस दुल्हन ने घूर कर मेरी तरफ देखा तो मैं घबरा गई। मैंने देखा कि विकास के साथ में बैठी हुई वही डरावनी दुल्हन थी जो गुस्से में मेरी तरफ घूरते जा रही थी। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगी थी कि तभी पंडित जी ने कुछ मंत्र बोलना शुरू किया। तो न जाने वो दुल्हन कहां चली गई। अब मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं बता सकती थी। ऐसे में घबराते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। उसके बाद फेरों की रस्म शुरू हो गई और ऐसे में मेरी शादी हो गई थी। इन सारी रस्मों को करते हुए सुबह हो गई थी। सुबह होने पर नहाने धोने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद जो मायके में रस्में होती हैं वो निभाई गई। फिर मेरी विदाई हो गई और मैं अपने ससुराल जाने के लिए रवाना हो गई। जब मैं गाड़ी में बैठी हुई थी तो घूंघट किए हुए थी। तभी रास्ते में विकास ने मुझे पानी के लिए पूछा तो मैंने घूंघट में उसकी तरफ देखा तो गाड़ी के शीशे पर खून से लिखा हुआ था, जिंदा नहीं बच पाओगी। ये देखकर तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। अब विकास बोला, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए कुछ बोलती, उससे पहले ही मेरी नजर फिर से खिड़की के शीशे की तरफ गई तो अब वहां कुछ भी नहीं लिखा था। ये देखकर पहले तो मैं हैरान रह गई, फिर अपने आप से बोली, शायद ऐसे ही भ्रम हो रहा होगा। अब मुझे चुप देखकर विकास ने मुझे पानी दिया तो मैंने थोड़ा सा पानी पिया। फिर हम लोग रवाना हो गए थे और कुछ ही देर में दुल्हन बनकर मैं अपनी ससुराल में आ गई थी। वैसे मेरे ससुराल में सभी ने मेरा काफी अच्छा स्वागत किया। फिर मेरे ससुराल में भी बाकी की रस्में पूरी की गई। इन सारी रस्मों में कब दिन गुजर गया पता ही नहीं चला। रात होने को आई थी। मैं एक कमरे में कुछ औरतों के साथ बैठी हुई थी। तभी रात होने पर रिश्ते में जेठानी लगने वाली एक औरत मुझसे मजाक करने लगी। उसके बाद मुझे अपने कमरे में छोड़कर वो सभी वहां से चली गई। अब अपने कमरे में बैठी मैं विकास के आने का इंतजार कर रही थी। वैसे भी आज मेरी और विकास की सुहागरात थी, तो ऐसे में सच बताऊं तो मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, लेकिन साथ में मैं विकास से बातें करने के लिए उतावली हो रही थी, क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और हम लोगों ने फोन पर भी बातें नहीं की थी। तभी अचानक ऐसा लगने लगा कि कोई बार बार मेरे कमरे की खिड़की खटखटा रहा है और खोलने के लिए कह रहा है। यह महसूस होते ही पहले तो मैंने घबराते हुए इधर उधर देखा और फिर धीरे से खिड़की के पास जाकर खिड़की को खोलकर बाहर की तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था बाहर आंगन में। बस कुछ नाते रिश्तेदारी के लोग ही बैठे हुए थे। ये देखकर मैं सोचने लगी कि फिर खिड़की का दरवाजा किसने खटखटाया था। ये सोचते हुए कुछ समझ पाती कि एक तेज हवा का झोंका आया जो मुझे छूकर जैसे खिड़की से अंदर कमरे में आ गया हो। वैसे ही जैसे ही वो तेज हवा का झोंका आया तो मैंने सोचा कि कहीं मौसम खराब तो नहीं हो गया। ये सोचकर मैंने जल्दी से खिड़की को बंद करके जैसे ही अपनी बेड की तरफ आने के लिए मुड़ी तो मैंने देखा कि बेड पर घूंघट किए हुए एक दुल्हन बैठी थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई औरत मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन फिर मुझे उस दुल्हन के जोड़े को देखकर कुछ याद आया तो मैं घबरा गई। अब हड़बड़ाते हुए मैं उसकी तरफ देखकर बोली, कौन हो तुम? कौन हो? जैसे ही मैंने ये कहा तो उस दुल्हन ने अपना घूंघट जैसे ही हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो वही दुल्हन थी जिसकी आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई थी। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगी। तभी देखते ही देखते वो दुल्हन काफी ज्यादा भयानक हो गई और गुस्से में मेरी तरफ देखकर बड़ी ही भयानक आवाज में चिल्लाते हुए कहने लगी, मना किया था ना तुझसे ये शादी करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। ये कहते हुए उसकी आंखों में जैसे खून खौल रहा था। ये देखकर घबराते हुए मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तो हड़बड़ाते हुए घबराते हुए जल्दी से पीछे मुड़कर मैंने देखा तो वो विकास था।
अब मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर विकास मेरी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? तो मैंने डरते हुए फिर से सामने अपने बेड की तरफ देखा, लेकिन अब वो दुल्हन मुझे नजर नहीं आ रही थी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। तो विकास मेरी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? तुम इतना क्यों घबरा रही हो? तभी मेरी नजर विकास के पीछे की तरफ गई कि दरवाजे पर वही दुल्हन खड़ी हुई थी, जो गुस्से में मुझे घूरते जा रही थी। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगी। घबराहट की वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बस हड़बड़ाते हुए वो आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी उस दुल्हन ने दरवाजे पर से ही अपना हाथ बढ़ाया, तो देखते ही देखते उसका हाथ काफी ज्यादा लंबा हो गया। ये देखकर मैंने अपने गले में मेरी माँ द्वारा पहनाए हुए बालाजी बाबा के ताबीज को टटोलना शुरू कर दिया। लेकिन वो जब मुझे नहीं मिला तो मेरे होश उड़ गए। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा था कि वो ताबीज मेरे गले में अब नहीं है। अब मुझे अपनी आंखों के सामने मौत नजर आने लगी। वहीं उस दुल्हन का हाथ बढ़ते ही जा रहा था। उस वक्त मुझे घबराते हुए देखकर बार बार विकास पूछ रहा था कि बात क्या है। तभी जैसे ही वो भयानक डरावना हाथ मेरे करीब आता, उससे पहले ही घबराते हुए मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं बेड पर लेटी हुई थी और विकास मेरे पास में ही लेटे हुए मेरी तरफ देख रहा था। ये देखकर अब मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी तो वो मेरी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? तुम बेहोश कैसे हो गई? तुम ठीक तो हो ना? जब वो बार बार मुझसे ये पूछ रहा था तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, वो दुल्हन मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे मार डालेगी। ये सुनकर विकास मेरी तरफ हैरानी से देखकर बोला, कौन दुल्हन? तो मैं घबराते हुए रोने लग गई। अब मुझे रोते हुए देखकर विकास बोला, देखो तुम घबराओ मत, बताओ किस बारे में बातें कर रही हो? तो मैं घबराते हुए बोली, पता नहीं कौन दुल्हन है। जिस दिन से हमारा रिश्ता हुआ था ना उसी दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई है। मेरे मायके में भी मुझे दिखाई देती थी, मुझे मारने की कोशिश करती है। लेकिन पहले तो मेरे गले में माँ ने बालाजी बाबा का ताबीज बांध दिया था, जिसकी वजह से वो कुछ दिन तक मुझे दिखाई नहीं दी। लेकिन दुल्हन के कपड़े पहनाते वक्त मेरी एक भाभी ने गले से वो ताबीज निकाल दिया था। ऐसे में वो फिर मुझे दिखाई देती है। वो कोई जिंदा दुल्हन नहीं है, उसकी भयानक डरावनी आत्मा है। वो मुझे नहीं छोड़ेगी। ये कहते हुए मैंने विकास को सारी बातें बताई। मेरी बातें सुनकर वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा और फिर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे मन का भ्रम है। वैसे भी शादी विवाह में तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो, या फिर तुमने इस रिश्ते के बारे में ज्यादा ही सोच लिया था, जिसकी वजह से ऐसे उलटे सीधे ख्याल तुम्हारे मन में आ रहे हैं। तुम्हारे साथ ऐसे भ्रम हो रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब घबराते हुए मैं कुछ बोलती, उससे पहले ही विकास फिर बोला, देखो तुम घबराओ मत, मैं और लड़कों की तरह नहीं हूं। माना हमारी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन तुम अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारी हर बात समझने की कोशिश करूंगा, मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। यह सुनकर मैं घबराते हुए बोली, नहीं विकास, मुझे ऐसा कोई भ्रम नहीं हुआ, मैं सच कह रही हूं। वो दुल्हन की आत्मा मुझे छोड़ेगी नहीं। जैसे ही मैंने ये कहा तो मुझे घबराते हुए देखकर विकास बोला, कोई ना, तुम सो जाओ, बहुत ज्यादा थकी हुई हो, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है। ये कहते हुए उसने मुझे सोने के लिए लिटा दिया और मेरे पास में ही लेट गया। लेकिन मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी, तो उसने मुझे अपने करीब खींचकर मुझे अपने सीने से लगा लिया और मैं घबराते हुए कुछ ना बोल पाई और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे बेड के पास में बैठकर रो रहा है। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोली। मैं घबराने लगी तो विकास ने मुझे फिर कसकर सीने से लगा लिया और बोला, कोई नहीं है, सो जाओ, मैं हूं ना, इसलिए घबराओ मत, आराम से सो जाओ। ये सुनकर अपने आप को विकास की बाहों में देखकर मुझे सुरक्षित महसूस होने लगा था और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी। धीरे धीरे इसी तरह रात निकल गई। सुबह रात की बात याद करके भी मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। मैं बस बेड पर लेटे हुए विकास की तरफ देखने लगी। फिर कहीं देर ना हो जाए ये सोचकर उठकर बाहर आ गई। उसके बाद घर के पीछे बनी हुई बाथरूम में मेरी ननद के साथ नहाने के लिए चली गई। फिर बाद में बाकी की जो रस्में थीं वो निभाना शुरू हो गई थी। परंतु उस डरावनी दुल्हन का डर मेरे दिलो दिमाग में अब भी छाया हुआ था। लेकिन मैं इस बारे में किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर रही थी, सिर्फ विकास को बताना चाहती थी।
जो सारा दिन रस्मों के बीच उन्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला था। धीरे धीरे इन सब में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। रात को खाना खाने के बाद मैं फिर अपने कमरे में आ गई। उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, ये सोचकर कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। अब कमरे की खिड़की खोलकर मैं बाहर आंगन की तरफ देख रही थी कि मुझे घुंघरू के बजाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर मैं घबराते हुए पीछे की तरफ देखा तो देखा पूरे कमरे में रोबोट की तरह वही दुल्हन घूम रही थी। उसे देखकर मैं घबरा गई। तभी उसने गुस्से में मेरी तरफ घूर कर देखा तो मेरे तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगी। तभी वो मेरे पास आई और गुस्से में चिल्लाने लगी। वही शब्द बार बार दोहराने लगी जो पहले कहती थी, और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। तभी उसने मुझे पकड़कर हवा में लहरा दिया। अब मैं थर थर कांपने लगी। तभी कमरे की तरफ किसी के आने की आहट हुई तो उसने जोर से मुझे एक तरफ फेंक दिया, जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गई। अचानक कमरे का दरवाजा विकास ने खोला तो मुझे जमीन पर इस तरह गिरा हुआ देखकर वो भागकर मेरे पास आया और मुझे संभालते हुए बोला, क्या हुआ? मैं तो डरते हुए रोते जा रही थी, बहुत ज्यादा घबरा रही थी। ये देखकर विकास बोला, क्या हुआ? तो मैं बस घबराते हुए हड़बड़ाते हुए यही बोल पाई, वो दुल्हन मुझे मार डालेगी। मेरी बातें सुनकर अब विकास ने मुझे हाथ पकड़कर उठाकर बेड पर बिठाया। अब घबराते हुए मैं बोली, वो दुल्हन फिर आई थी, वो जिंदा नहीं है, दुल्हन की आत्मा है, वो मुझे मार डालेगी। ये कहते हुए रोने लग गई। तो ये देखकर विकास बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं रोते हुए गुस्से में बोली, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच कह रही हूं, वो दुल्हन मुझे मार डालेगी। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं, मेरी जान लेना चाहती हैं। ये कहते हुए फिर मुझे एक बात याद आई और मैंने अपने आंसू पोंछे। फिर विकास की तरफ देखकर हैरानी से बोली, एक बात बताओ, आप कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं ना? कहीं आपके घर वालों ने जबरदस्ती आपकी शादी तो नहीं की ना? आप मेरे साथ शादी करके खुश तो हैं ना? ये सुनकर विकास हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। फिर बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माना हमारी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन ये शादी मेरी पसंद की थी। तुम्हारी फोटो देखकर मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था और फिर मेरे हाँ करने पर ही ये रिश्ता हुआ था। ये कहते हुए वो मेरे आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? तो फिर मैं रोते हुए बोली, तो फिर वो दुल्हन बार बार मुझे ये शादी न करने के बारे में क्यों बोल रही थी? और हाँ, उसने बोला भी था भोजपुरी में कि आप उसके पति हैं। वो भोजपुरी में बार बार आपको अपना पति बोलकर आप पर हक जताती हैं। मैंने रोते हुए ये कहा तो विकास हैरान रह गया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, भोजपुरी में तो? मैं हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, वो दुल्हन बार बार भोजपुरी में बोलती हैं। ये कहते हुए विकास को मैंने बताया कि उस दुल्हन ने मुझसे कहा था कि तुम उसके पति हो। तो ये सुनकर विकास के होश उड़ गए। वो कुछ सोचने लगा। फिर विकास मेरी तरफ देखकर मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। ये सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा तो विकास कुछ सोचते हुए काफी परेशान दिखाई दे रहा था। ये देखकर उस वक्त मैंने अपने आंसू पोंछे। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मेरा दिल घबराने लगा था। मुझे लगने लगा था कि जिस बात का डर मुझे था, कहीं वो तो नहीं है, कहीं विकास की जिंदगी में कोई और तो नहीं थी। तरह तरह के ख्याल मेरे दिलो दिमाग में आने लगे। तभी विकास मेरी तरफ देखकर बोला, देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। कल भी मैं बताना चाहता था, लेकिन तुम बहुत ज्यादा घबरा गई थी और घबराते हुए बेहोश हो गई थी, इसलिए कुछ बता नहीं पाया। परंतु मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहता। आज तक लोगों को चाहे इस बारे में पता ना हो, सिर्फ मेरे घर वालों को छोड़कर, परंतु मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहता। सच बताऊं तो जब हमारा रिश्ता तय हुआ था ना, उसी वक्त मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन शायद फोन पर तुम कुछ समझ ना पाती, इसलिए कुछ बता नहीं पाया। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, पर अब और नहीं छुपा सकता। ये सुनकर मैं घबराते हुए बोली, क्या कहना चाहते हो आप? तो विकास हड़बड़ाते हुए, कुछ सोचते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो मैं घबराकर एक तक उसकी तरफ देखने लगी। तभी उसने मेरी तरफ देखा और जो कुछ मुझे बताया उसे सुनकर तो सच बताऊं तो मेरे भी होश उड़ गए थे, क्योंकि उसने बताया कि उसकी बैंक में पहली पोस्टिंग बिहार के एक कस्बे में हुई थी,
जहां पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि अपने घर परिवार से वो बहुत दूर था। पर क्या करें, अपनी गवर्नमेंट जॉब करना भी जरूरी था। ऐसे में वहीं पर वो रहने लग गया। वहां पर बैंक में जो अधिकतर लोग थे ना आसपास के ही थे, लेकिन एक लड़का हरियाणा का था जिससे विकास की अच्छी दोस्ती हो गई थी, और उसी ने विकास को बताया था कि यहाँ पर पकड़ुआ विवाह का बहुत ज्यादा चलन है। अगर किसी को पता चल जाए ना कि कोई भी लड़का कुंवारा है, तो ये लोग जबरदस्ती उसे पकड़कर अपनी बेटी की शादी उससे करवा देते हैं और उसे मजबूर कर देते हैं उस शादी को मानने के लिए। परंतु अगर उस शादी को मानने से इनकार किया ना, तो ये लोग उसके साथ मारपीट करते हैं, उसे कई दिनों तक बंदी बनाकर रखते हैं। काफी बार तो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर विकास को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर यकीन भी हो गया, क्योंकि विकास ने भी इन सब के बारे में सुना था। ऐसे में उस लड़के की बात सुनकर विकास किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता था, बस बहुत कम बातें करता था। वहां के कुछ लोग विकास से बातें करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन विकास ज्यादा मतलब नहीं रखता था। वैसे वहां के कुछ लोग ही ऐसे थे, वरना अधिकतर लोग काफी अच्छे थे। परंतु कब कौन कैसा निकल जाए, इस बारे में भी तो नहीं कहा जा सकता था। विकास जल्दी से वहां से अपना ट्रांसफर करवा कर आना चाहता था। ऐसे में उसके घर वाले भी इसी कोशिश में लगे हुए थे कि किसी मंत्री से बोलकर उसका ट्रांसफर यही आसपास के शहरों में करवा सकें। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका विकास को इंतजार था। उसके ट्रांसफर का लेटर भी आ गया। उसे जल्दी ही 2 दिन के अंदर जाकर ज्वाइनिंग करना था। ऐसे में विकास वहां से जाने की तैयारी करने लगा। पूरे स्टाफ में यह बात फैल गई थी और विकास को नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। एक दिन मार्केट से जब वो सब्जी लेकर लौट रहा था, उस दिन हरियाणा का वो लड़का जो उसका दोस्त था उसके साथ में नहीं था, क्योंकि इमरजेंसी में उसे अपने गांव जाना पड़ा था, इसीलिए वो चला गया था। ऐसे में विकास उस वक्त अकेला था। तभी अचानक किसी ने उसके ऊपर एक काला कंबल डाल दिया। ये देखकर विकास कुछ समझ पाता उससे पहले बहुत सारे लोगों ने उसे पकड़ लिया। ये देखकर वो चिल्लाना चाहता था कि पीछे से किसी ने जैसे उसके सिर पर एक डंडा मार दिया हो। उसके बाद विकास को बेहोश हो गया। उसे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था। जब उसे होश आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो शादी के मंडप में था। मतलब बेहोशी की हालत में ही उन लोगों ने जबरदस्ती पकड़कर उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दी थी। ये देखकर वो पल भर में ही समझ गया कि ये लोग पकड़ुआ विवाह करवाने के लिए उसे अगवा करके लेकर आए हैं। ये सोचकर ही वो घबराने लगा। फिर हिम्मत करके तभी वो गुस्से में बोला, आप लोग मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? मुझे जाना है। ये कहकर वो जाने लगा। उसे तो यही लग रहा था कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। तभी एक आदमी बोला, कहां जा रहे हो? अपनी दुल्हन को तो साथ लेकर जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है। विकास उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोला, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं नहीं मानता इस शादी को। यह सुनकर उन लोगों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया, जिसकी वजह से विकास घबरा गया। वे लोग जबरदस्ती अपनी बेटी को विकास के पल्ले बांधना चाहते थे। विकास इस शादी को नहीं मान सकता था। उसे तो खुद नहीं पता था कि उसकी शादी कब हुई थी। बेहोशी में ही उसकी शादी करवा दी गई थी। तभी विकास को लगने लगा कि अब ये लोग ऐसे ही नहीं मानेंगे। क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया, तो वे लोग बहुत ज्यादा घबरा गए और वहां से अपनी बेटी को लेकर भाग गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि किसी को इस बारे में पता चल गया है और पुलिस के पास ये बात पहुंच गई है। ऐसे में पुलिस यहां तक आ पहुंची है, इसलिए अपनी बेटी को लेकर वे लोग वहां से भाग गए। ये देखकर अब विकास भी बिना देरी किए हुए वहां से भागते हुए आया, तो देखा कि पास के ही घर में कोई लड़ाई झगड़ा होने की वजह से पुलिस आई थी और उन लोगों को जिन्होंने विकास का जबरदस्ती विवाह किया था, उन्हें लगा था कि पुलिस विकास को ढूंढते हुए आई है। अब विकास जल्दी से अपने कमरे पर आया। उसने अपने आप को अंदर से लॉक कर लिया। उसे बहुत ज्यादा डर सता रहा था, तो जल्दी से उसने हरियाणा के अपने दोस्त के पास कॉल किया। उसे सारी बात बताई तो उसका दोस्त भी काफी परेशान हो गया। अब उसके दोस्त ने उससे यही कहा कि जितनी जल्दी हो सके तुम वहां से निकल जाओ, वरना ये लोग जबरदस्ती की इस शादी को तुम्हें मानने पर मजबूर कर देंगे। तुम सोच भी नहीं सकते ये कैसी कैसी हरकतें कर सकते हैं। इससे पहले कि कुछ हो तुम इस बारे में पुलिस में भी शिकायत कर दो तो बेहतर है। अब विकास को भी ये सब कुछ ठीक लगा और तभी विकास ने पुलिस को कॉल किया और सारी बात बताई, तो कुछ ही देर में पुलिस आ गई थी।
अब पुलिस ने विकास से उन लोगों के बारे में पूछा तो विकास ने इतना कहा कि उसके साथ क्या हुआ था उसे नहीं पता। वे लोग कौन हैं, कौन नहीं, ये कहते हुए सारी बात बता दी। वही अगले दिन जब तक विकास ने वहां से रिजाइन देकर वापस आने के लिए ट्रेन में नहीं बैठा, तब तक पुलिस उसके साथ में रही और ऐसे में शायद पुलिस के डर से वे लोग वापस नहीं आए थे। फिर विकास ने हमेशा के लिए वो कस्बा छोड़ दिया और उसकी पोस्टिंग भोपाल हुई थी, तो भोपाल में आकर उसने ज्वाइनिंग कर लिया था। अपने पापा को और मम्मी को उसने ये बात बताई तो वो लोग भी परेशान हो गए। फिर विकास से उन लोगों ने कहा कि जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ और किसी से इस बारे में यहाँ पर बातें मत करना, वरना लोग बातें बनाएंगे। चाहे तुम्हारी कोई गलती ना हो, लेकिन चारों तरफ तुम्हारी और हमारी बदनामी हो जाएगी, इसलिए किसी को कुछ मत बताना। ऐसे में विकास ने उसके बाद किसी से इस बारे में बातें नहीं की। उसने पुलिस के यहाँ भी बिहार में इसलिए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी ताकि अगर वे लोग फिर से उसकी जिंदगी में परेशानी पैदा करें तो पुलिस उसका साथ दे सके। लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि विकास के नए पते के बारे में बिहार में किसी को भी नहीं पता था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे तो ऐसे में जो कुछ हुआ था उसे विकास एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करने लगा। वहीं फिर मेरे साथ विकास का रिश्ता हो गया और ये शादी हो गई थी। उसके घर वालों ने तो मना किया था कि वो किसी को कुछ ना बताएं, लेकिन विकास ने सब कुछ मुझे बता दिया। अब विकास के साथ जो कुछ हुआ था उस बारे में सारी बातें सुनकर मैं विकास की तरफ देखने लगी तो विकास प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखकर बोला, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो एक धोखा था। जबरदस्ती मेरी शादी करवाई गई थी। मुझे नहीं पता कि मेरी शादी हुई भी थी या नहीं हुई थी, या वे लोग जबरदस्ती मुझ पर दबाव बना रहे थे, झूठ बोल रहे थे। मुझे कुछ नहीं पता। न इन सबको मैं मानता हूं। मेरी बीवी सिर्फ तुम हो। अब ये सुनकर मैं रोने लग गई थी। विकास से भी क्या बोलती, क्योंकि जो कुछ हुआ था उसमें तो उसकी भी कोई गलती नहीं थी ना। तभी मैं बोली, तो फिर वो दुल्हन की आत्मा तुम्हारे आने के बाद आखिर उसके साथ क्या हुआ था? तभी विकास बोला, मुझे नहीं पता, और वैसे भी हरियाणा का जो लड़का मेरा दोस्त था ना, उससे मेरी बातें होती रहती थीं। परंतु मेरा अपहरण किन लोगों ने किया था, किन लोगों ने अपनी बेटी की जबरदस्ती मुझसे शादी करवाई थी, इस बारे में न मुझे पता था न उस लड़के को पता था। पुलिस भी इस बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई थी। यहां तक कि जिस जगह पर मेरी शादी करवाई गई थी वो एक खंडहर था। उसके मालिक की बरसों पहले ही मौत हो चुकी थी। ऐसे में ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो किसी को भी नहीं पता था कि वो लोग कौन थे। तो वो लड़की जिससे जबरदस्ती मेरी शादी करवाई गई थी कौन थी, उसके साथ क्या हुआ था, इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। उस दुल्हन के साथ, उस लड़की के साथ क्या हुआ था मुझे नहीं पता, परंतु अगर मैं इस सच्चाई का पता लगाने के लिए वापस जाऊं ना, तो वे लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में मैं वापस नहीं जाना चाहता, परंतु तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, भरोसा रखो मुझ पर। यह कहते हुए विकास मुझे भरोसा दिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज्यादा डर रही थी। अभी हम दोनों बातें कर रहे थे कि तभी हमारे कमरे में जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। यह सुनकर मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी। अब विकास को भी शायद वो आवाज सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो भी चारों तरफ देख रहा था। तभी वो आवाज तेज तेज आने लगी। ये देखकर हम कुछ समझ पाते कि एक काला धुआं वहां पर आया और उसने एक साया का रूप रख लिया। जब हमने उस तरफ देखा तो देखा कि वही दुल्हन एक कोने में खड़ी दिखाई दी। वो गुस्से में विकास की तरफ देखकर भोजपुरी भाषा में बोली, तुम मेरी जगह किसी और को नहीं दे सकते, इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर मेरे बाल पकड़े तो विकास मुझे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दुल्हन बड़ी ही डरावनी थी, एक आत्मा थी जिसका मुकाबला करना भी आसान नहीं था। तभी विकास ने चिल्लाते हुए अपने मम्मी पापा को आवाज लगाई तो कुछ ही देर में वो लोग भी आ गए। वैसे अभी तक सारे नाते रिश्तेदार चले गए थे। मेरी ननंद भी चली गई थी क्योंकि उनके भी बच्चों को स्कूल जाना था। जैसे ही मेरे सास ससुर वहां पर आए तो मेरे ससुर के कमरे में कदम रखते ही वो दुल्हन चिल्लाते हुए न जाने कहां गायब हो गई, क्योंकि मेरे ससुर जी के गले में तुलसी की माला थी जो उन्हें उनके पिताजी ने दी थी, जिसे उन्हें भी किसी सिद्ध सन्यासी ने दिया था। ऐसे में वो काफी दिव्य माला थी। उस वक्त हम दोनों को घबराए हुए देखकर वे लोग हमारे पास आए। मेरी सास ने मेरी हालत देखकर भागकर मुझे घूंघट करवाया, क्योंकि मेरी ससुर जी भी वहीं पर थे।
तभी वो पूछने लगे कि बात क्या है। तो विकास ने घबराते हुए उन्हें सारी बात बताई तो उनके भी होश उड़ गए। उन्हें भी लगने लगा था कि शायद वो आत्मा अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए इस तरह शांत रहना ठीक नहीं है। ऐसे में तुरंत ही वे लोग हमें लेकर, उनके एक गुरुजी थे, उनके पास जाने के लिए निकल गए थे। हम लोग जैसे ही उनके पास पहुंचे और उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वो बाहर आए। तभी विकास और उसके घर वालों ने उन्हें सारी बातें बताई तो उन्होंने हमारी तरफ देखा और फिर कुछ ध्यान करके कहा कि उस लड़की से तुम्हारा विवाह जबरदस्ती करवाया गया था। तुम्हें इस बात का पता नहीं है क्योंकि तुम बेहोश थे। वहां पर अक्सर ऐसी कुप्रथा चलती आ रही थी। लोग जबरदस्ती अपनी बेटी को किसी के भी पल्ले बांध देते थे। तुम्हारा विवाह हुआ था, लेकिन न इस बारे में तुम्हें कुछ पता है, न तुम्हारे मन में इस तरह का कोई पाप था। लेकिन तुम्हारी किस्मत ठीक थी कि वे लोग जबरदस्ती इस रिश्ते को मानने का दबाव तुम पर बनाते। उससे पहले ही पुलिस की गाड़ी आने की आवाज सुनकर वे लोग घबराकर भागते हुए वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद पुलिस तुम्हें ही बचाने आई है। इसके बाद तुमने पुलिस में जब शिकायत दर्ज करवाई, इन सब के डर की वजह से वे लोग तुम्हारे पास नहीं आ पाए थे और तुम वहां से समय रहते ही निकल आए। परंतु जिस लड़की के साथ जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवाई थी ना, वो शादी लायक थी। अपनी मर्जी से उसकी ये शादी हुई थी, लेकिन तुम्हारा इस तरह उसे छोड़कर आना उसे ठीक नहीं लगा, क्योंकि उसे लगा था कि मजबूरी में ही सही तुम उसे अपना लोगे, लेकिन तुम तो उसे छोड़ आए थे। ऐसे में अपने घर वालों की भी बातें भी उसे सुनने के लिए मिलने लगी। सभी तरह तरह की बातें करने लगे थे, जिसकी वजह से उसने उसी दिन अपने हाथों की दोनों कलाई काटकर और फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी। वैसे अब तक तो वो तुम्हें दिखाई नहीं दी थी, लेकिन जब तुम्हारा रिश्ता हुआ तो उसकी आत्मा पर तड़प उठी। ये कहते हुए गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, फिर बेटा वो तुम्हें दिखाई देने लगी, क्योंकि वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसकी जगह कोई और ले। अब ये सुनकर मेरे ससुर जी बोले, लेकिन गुरुजी आप तो जानते हैं ना, जो कुछ हुआ उसमें विकास की कोई गलती नहीं थी। तो गुरुजी बोले, हाँ इसकी कोई गलती नहीं थी, न इसके मन में किसी तरह का पाप था। इसके साथ धोखा हुआ था और किसी के दिए धोखे को मानना भी ठीक नहीं है। अब मेरी सासू मां बोली, पर वो आत्मा अब हमारी बहू के पीछे पड़ी है। इससे पहले कि वो इसकी जान ले ले या इसके साथ कुछ करे, कुछ कीजिए गुरुजी। तो गुरुजी ने फिर कुछ सोचकर हमें गायत्री मंत्र का जाप करवाया और फिर कहा, आज की रात तुम लोग यहीं पर रुक जाओ। अगले दिन सुबह होते ही अखंड हवन यज्ञ करवाया जाएगा। शायद उसके बाद में वो आत्मा शांत हो जाए और तुम्हारा पीछा छोड़ दे। ये सुनकर हमें भी ठीक लगा। गुरुजी ने जो पास में ही एक मकान था जहां पर उसकी फैमिली रहती थी, वहीं पर हमें रहने की व्यवस्था कर दी। हम लोग वहीं पर रुक गए थे, लेकिन एक एक पल मेरा बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। अगले दिन ही अखंड हवन यज्ञ सुबह से लेकर शाम तक करवाया गया। फिर गुरुजी ने विकास को अपने पास बुलाया, कुछ उसे बातें समझाई और हम लोग घर वापस आ गए। वैसे अकेले में विकास को बुलाकर विकास से गुरुजी ने अकेले में कहा था कि वो आत्मा किसी और को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे जिस लड़की से तुम्हारा पकड़ुआ विवाह हुआ था, उसका तुमने चेहरा भी नहीं देखा, उसे अपनाना तो दूर की बात। लेकिन अब जिस तुम्हारा विवाह हुआ है, जो तुम्हारी बीवी है, वो आत्मा उसे मानने की कोशिश अब तो नहीं करेगी, क्योंकि इस हवन से हमेशा के लिए उसकी आत्मा शांत हो गई है। लेकिन फिर भी वो एक दुल्हन की आत्मा है, इसलिए पूरी तरह उसे इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे में जब वो अपनी आंखों से तुम्हें किसी और का होता हुआ देख लेगी ना, तो हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। इसलिए तुम जल्दी से अपनी बीवी के करीब जाओ, ताकि तुम दोनों का मिलन होते हुए देखकर वो आत्मा चाहते हुए भी कुछ ना कर पाए और ये समझ जाए कि तुम्हारी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। अब विकास की बात भी मुझे समझ में आ गई थी और वैसे भी अब सब कुछ ठीक हो। ऐसे में हम दोनों की सहमति से ही हमारे बीच में फिजिकल रिलेशन बने। वैसे भी ये जो कुछ हुआ था, इन सब के बाद और विकास की बातें सुनकर मुझे ये तो यकीन हो गया कि विकास मेरे लिए एक अच्छा हमसफर साबित होगा। वही शायद हम दोनों के करीब आने की वजह से या उस अखंड हवन की वजह से, चाहे जो हो, वो दुल्हन की आत्मा फिर हमें कभी दिखाई नहीं दी, न मुझे परेशान किया। हाँ, कुछ दिनों तक हमारे दिलो दिमाग में यही डर बैठा रहा। वैसे कुछ दिन मेरे पास रुककर विकास अपनी ड्यूटी पर चला गया था।
मैं अपने सास ससुर के पास में थी, क्योंकि उन लोगों ने अभी विकास के साथ मुझे नहीं भेजा था। ये सोचकर कि कहीं मैं फिर से अकेले में विकास के ड्यूटी जाने के बाद उस आत्मा के बारे में सोचकर ना डर जाऊं, मैं कुछ दिन उनके साथ रही। जो कुछ हुआ था उसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि लोगों की तो आदत है ना तिल का ताड़ बनाने की और बेवजह हंगामा खड़ा कर देते। वही शायद मैं अपने घर वालों को बताती तो हो सकता है वे लोग भी परेशान हो जाते, या फिर उन्हें ऐसा लगता कि विकास और उसके घर वालों ने उनके साथ धोखा किया है। जबकि मैं जानती थी कि जो कुछ विकास के साथ हुआ था उसमें उसकी या उसके घर वालों की कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैंने किसी को इस बारे में नहीं बताया। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। मेरी शादी के 1.5 साल तक मैं अपनी ससुराल में गांव में ही रही। विकास हर 15 दिन में गांव आ जाता था। अब सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे मैं इस घटना को भूलने लगी थी। अब कभी कभार ही ये बातें मुझे याद आती थीं। सबके साथ रहते हुए मेरा मन भी लग जाया करता था, जिसकी वजह से मैं इस बारे में बहुत कम सोचती थी। ऐसे में जब तक मैं एक बेटी की मां बन गई थी, उसके बाद मैं और विकास अपने सास ससुर की मर्जी से भोपाल चले गए, जहां हम लोग रहने लगे। और समय गुजरने के साथ धीरे धीरे ये बातें मुझे कम याद आने लगी, लेकिन जब भी याद आती तो मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती। सोचती कि शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। शायद उस दुल्हन की आत्मा मुझे जिंदा ना छोड़ती। मैं आज भी सोचती हूँ कि कुछ कुप्रथा ऐसी होती है जिसमें लड़की लड़कियों का जीवन ही बर्बाद हो जाता है। कुछ घर वाले जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती दूसरे लड़के से इस प्रथा के नाम पर करवा देते हैं, जिस रिश्ते को निभाना एक मजबूरी बन जाता है। तो कुछ लोग इन सब से परेशान होकर अपनी जान दे देते हैं। आए दिन ऐसे मामले सुनने के लिए मिलते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब इस चैनल पर भी बेनाम की तरह ही रेगुलर स्टोरीज आने वाली हैं, तो आप लोग अब हर रोज स्टोरीज सुनना मत भूलना। इसके बाद मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले फिजा हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से, फहीम केडी हैं मालेगांव से, फैजान लालकुआ हैं दिल्ली से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, राहुल वर्मा हैं दिल्ली से, ठाकुर रमीलाबेन हैं गुजरात से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, रजान नूर कीका हैं महाराष्ट्र से, ललित मंडल हैं बिहार से, शरीफ हैं सूरत से, समीर हैं नेपाल से, पंकज हैं यूपी से, सुबेंदु सिन्हा हैं असम से, जिबान तमांग हैं काठमांडू नेपाल से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं प्रयागराज से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, अनोखे लाल हैं यूपी से, कृति जाला हैं गुजरात से, संजना और ममता शर्मा हैं पंजाब से, कमल हैं म्यांमार से, वाजिद हैं पटियाला, हाउस हैं लाहौर पाकिस्तान से, अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, मयूर हैं मुंबई से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, सपना शर्मा हैं फरीदाबाद से, राकेश ऋषभ हैं पंजाब से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, उमेश हैं नेपाल से, कुलविंद्र कौर हैं लुधियाना पंजाब से, नाजिरा तहरून और इम्तेज हैं मॉरिशस से, और सबसे लास्ट में कुलसुम शेख हैं पाकिस्तान से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।